गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं भाई। एक रिलेशन फंक्शन का बहुत सारा सिलेबस हो गया, कुछ +2 का भी हो गया था उसमें। आज नया चैप्टर शुरू करते हैं कुछ। इसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए आपको पहले कुछ जानना जरूरी है, लाइक प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, 10th क्लास में सुना होगा आपने। कोई एक नंबर जो खुद से और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, उसे क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर। सेम डेफिनेशन है। जैसे मान लो 5, तो 5 के अगर तुम टुकड़े करो तो कैसे लिख सकते हो 5 को, 1 क्रॉस 5, है ना। तो जब तुमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की तो कौन कौन आया, 1 और 5। तो 1 और 5 के अलावा अगर कुछ आता तब तो हम इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट। लेकिन अगर सिर्फ कौन आया है, 1 और 5, तो क्या कहेंगे इसको, प्राइम। जैसे 6 है, इसमें कौन आएगा, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, है ना। तो 1 के अलावा और 6 के अलावा कोई है, हाँ भाई, कौन कौन है, 2 भी है और 3 भी। तो ये तो कैसा नंबर हुआ, कंपोजिट। और ये कैसा नंबर हुआ, प्राइम। इतना आपको 10th क्लास में पढ़ाया भी होगा शायद, ठीक है। एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, पावर। पावर मतलब 2 रेज़ टू पावर 10, 10 रेज़ टू पावर 15, ये क्या होती हैं, एक्सपोनेंट्स। एक होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, जैसे हमने एक्सप्लेनेशन मार्क देखा आपने इंग्लिश में, वो ये जैसे 7 फैक्टोरियल, इसको कैसे लिखते हैं। 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 7 और 7 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है ना, सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 तक, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसे 10 फैक्टोरियल क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कोई भी n फैक्टोरियल जो है वो क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, कहां तक, जब तक वो कहां तक नहीं पहुंच जाता, 1 तक। तो बताओ 3 फैक्टोरियल में कितने टर्म है, 3, 1 2 3। तो 7 फैक्टोरियल में कितनी होती हैं, 7। तो n फैक्टोरियल में कितनी टर्म्स होंगी, n। अब कहीं आपके पास ये लिखा जाए भाई 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो 5 4 3 2, 5 4 3 2, 1 का तो कोई फर्क नहीं होता, कभी भी ऊपर भी 1 रह गया था। तो यहां से यहां तक तो क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचा, सिर्फ 7 और 6। 7 इंटू 6 कितना होता है, 42। तो इसका आंसर कितना आएगा, 42। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क जो आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जिस नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा है उसका मतलब ये होता है वहां से लेके और 1 तक आ जाओ और सारे नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे भाई 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल जो है वो क्या होगा हमारे पास, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। जैसे कहीं आपके पास ये आ जाए, अब देखो जैसे आपके पास आ जाए भाई 16 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल, इसको करो तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, देखो 16 इंटू 14 इंटू 13, कहां तक जाओगे ना, 1 तक जाना पड़ेगा। इसकी बजाय आप क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल तक लिख सकता हूं इसको, क्योंकि अब 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, कहां तक, 1 तक। और 12 फैक्टोरियल को नीचे एज रहने दो। तो जो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगेन क्या बचेगा, 16 14 13, ये सॉरी 15 हो जाएगा बीच में, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। तो ऐसे आपके पास अगर कहीं ये लिखा जाए n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, जैसे n की जगह 16 मान लो और r की जगह कितना मान लो, 12। तो हमारे पास आया क्या बचा था, ये 16 इंटू 14 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर ऐसे ही, देखो n से स्टार्ट करेंगे, n इंटू n-1 इंटू
n माइनस 2 कहाँ तक बचेगा, ये देखो इसको अगर लिखते रहे तो ऐसा ही आएगा ना, n माइनस r माइनस 1, n माइनस r और n माइनस r प्लस 1 चलता रहेगा ये नंबर। जैसे देखो यहाँ पे n में से कितना कम हो रहा था, 0। देखो 16 में से कितना कम हुआ, तब जी 16 लिखा था हमने, 0 कम हुआ तभी तो, फिर 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुए, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलते जा रहे हैं ना। फैक्टोरियल का मतलब यही तो होता है। तो जो n फैक्टोरियल है उसको कैसे लिखेंगे, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4। तो कहीं r भी आएगा, क्योंकि देखो 16 में कहीं ना कहीं तो 12 भी तो आ रहा था, तो n में n अगर r छोटा है n से तो कहीं ना कहीं r आएगा n फैक्टोरियल में। तो वो r आने से पहले क्या आएगा, r माइनस 1। जैसे भाई 3 के आने से पहले क्या आएगा, 2। तो भाई 16 फैक्टोरियल में 12 के आने से पहले 13 आता है ना। तो अगर r को तुम 12 मान रहे हो, तो r को 12 मान रहे हो तो 13 क्या होगा, n माइनस r माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, n माइनस r प्लस 1 है ना, n माइनस 12 प्लस 1, जो भी जहां तक भी ये जाएगा। अब क्या इसका मतलब, इसको लिख कैसे सकते हैं, नीचे r फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, r इंटू r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 इंटू r माइनस 3 इंटू यहां तक। इन दोनों को आप एक साथ लिख सकते हो। जैसे 16/12 फैक्टोरियल का आपने क्या लिखा था, 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13। तो इसको कैसे लिख सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 कहां तक, n माइनस r प्लस 1 तक। कैसे, ये भाई ये देखो 16 की जगह तुमने n माना और r कितना माना, 12। तो तुम्हारे पास बचा क्या था, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3। और n माइनस 3 क्या होता है, 16 माइनस 12, तो कितना बचेगा ये 4। और उसमें सिर्फ एक और माइनस होना चाहिए ना, तो अगर इसके एक ब्रैकेट लगा दे तो ये क्या बनना चाहिए फिर, प्लस 16 माइनस 13। तो ये n तो ये रहा, ये क्या था r, और ये क्या बच गया 1। तो कहां तक बचता है फैक्टर हमारे पास, n माइनस r प्लस 1 तक, क्योंकि n माइनस r के आगे सारे क्या हो जाएंगे, नीचे वाले से कैंसिल। n माइनस r के आगे कैंसिल क्यों हो जाएंगे, देखो 16। अब कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल लिया आपने, तो क्या बचा ये 8 इंटू 7 इंटू 6, सॉरी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। और यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू 2, 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 3 इंटू 2 ही तो कैंसिल होगा, बाकी तो सारे बचेंगे ना। देखो 1 2 3 4 5 टर्म बच रही है इसमें, उसमें कितनी बच रही थी 1 2 3 4 ही। तो ये डिपेंड करता है कितनी टर्म बचेंगे आपके पास, क्यों, क्योंकि वो r और n पे डिपेंड करता है कितना गैप है। तो देखो 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5, है ना। लेकिन हमारे पास अगर इसमें से क्या 8 माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 4 तक आएगा ना, तभी तो 4 आएगा। देखो 8 माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तब कितना आएगा 4, तो तभी तक तो 4 तक टर्म बचेंगी ना हमारे पास। तो जो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो सीधा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 कहां तक, n माइनस r प्लस 1 तक। जैसे 8 और 3 का एग्जाम्पल ले, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिख दिया, नीचे कितना लिख दिया 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। कहां तक जाना है हमें 8 माइनस 3 प्लस 1 4, 8 माइनस 4 4 तक, तो 4 तक आंसर आ गया। तो अभी यहाँ पे अगर ऐसे हो 15 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल हो तो इसको कैसे लिख दोगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 कहां तक 15 माइनस 7 कितना हुआ, इस फॉर्मूले में रखना है। तो 7 प्लस 1 8 किस में से घटाना है 15 में से, 8 गया तो कितना बचा 7 तक। तो मतलब इसको कहां तक लिखना है हमें 7 तक लिखना पड़ेगा या 8 तक, बताओ जरा। 8 तक लिखना पड़ेगा ना, n माइनस 7 प्लस 1 कितना हुआ 8, 15 माइनस 8 7। 15 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल लिखोगे तो कैसे आएगा, देखो 15 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अपॉन में 7 फैक्टोरियल करोगे तो कितना आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 से आगे तो सारे कैंसिल हो गए, तो कितना बचा ये 15 से लेके 8 तक। तो
15 n माइनस आर या n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1, एन आर कितना है 7, 7 प्लस 1 8, 15 माइनस 8 7 तक, 7 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, सही कह रहा है भाई। तो ये n माइनस आर आएगा, r प्लस 1 नहीं आएगा। फिर इसमें कैसे गलत हो रहा था हमारा, 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 से 3 इंटू 2 देख के हो गया कैंसिल। ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 8 माइनस 3 कितना बचा 5। ओके ठीक है, देखो अब अगर ये हो 13 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 13 इंटू 12, क्योंकि 11 फैक्टोरियल आते तो उसको तो क्या हो जाएगा कैंसिल। ये तो था डिवाइड का। अब इसका फायदा क्या है, हम इसका करेंगे क्या, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई लिख रहे हैं उसके नीचे उस डिवाइड लिख रहे हैं, फायदा क्या है इनका 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल काटने का, ये कितनी टर्म बचेंगी। तो देखो एक तो सिंपल सा लॉजिक है, n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो r फैक्टोरियल, तो इसमें कहां तक लिखने होते हैं, देखो भाई r नहीं आना चाहिए ऊपर, 13 ऊपर था 11 नीचे, तो क्या बचा हमारे पास 13 इंटू 12, क्योंकि आगे 11 फैक्टोरियल लिखते हुए 11 से क्या हो जाता कैंसिल, तो n इंटू n माइनस 1, और ये कितना था 13 माइनस 11, आगे कितना आता 11 आता ना, तो इसमें से सिर्फ कितना कम है 2 कम है, ये तो 2 ही टर्म आई ना, तो इसमें से जितना कम होगा उतनी ही टर्म आएंगी। क्यों, देखो 16 में से अब 16 फैक्टोरियल सॉरी हमने 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल लिखा था, तो 8 और 3 में कितना फर्क है 5 का डिफरेंस है ना, तो 5 टर्म ही आएंगी, और वो कौन सी 5 टर्म आएंगी, 8 से ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो थर्ड कौन होगी 6, फिर फोर्थ 5 और फिर फिफ्थ 4th तक, ऐसे निकालते हैं। वो कहां तक आएगा n माइनस आर तक, n माइनस आर प्लस 1 मत करना, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आप सीधा कैलकुलेट करके देख सकते हो इसका। तो अब जो क्वेश्चन आता है जेई में कई बार वो ये आता है कि भाई बताओ 100 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आता है, हाउ मेनी टाइम्स 3 विल कम इन 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल क्या होता है मेरे पास 100 इंटू 99 इंटू 98 कहां तक 1 तक है ना। अब ये इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कौन करेगा, और उसमें 3 कितनी बार आएगा ये ढूंढना उससे मुश्किल है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो, n बाई पी प्लस n बाई पी स्क्वेयर प्लस n बाई पी क्यूब प्लस चलते जाओ, ये n ये ब्रैकेट ये p ये सब क्या है, n तो वो जिसका फैक्टोरियल दिया हुआ है, अभी 100 फैक्टोरियल तो n कितना हुआ 100, किसके फैक्टर निकालने हैं 3 के निकालने हैं 10 के निकालने हैं 6 के निकालने हैं किसके, लेकिन 10 6 में से ये सब काम नहीं करेगा, p कौन होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्राइम। तो 100 फैक्टोरियल में हम किसके किसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, 3 के 5 के 7 के 2 के 11 के अभी तक, पर ये फॉर्मूला किसके लिए काम नहीं करता, अगर p की जगह क्या रख दिया 6 रख दिया तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग तरीका है, वो बाद में बताएंगे, पहले प्राइम का देखो। तो भाई हमें क्या करना है 100 फैक्टोरियल में से ये ढूंढना है कि 3 कितनी बार आएगा, ठीक है। तो n की जगह कितना रखा 100, p की जगह कितना रखा 3, उसके ऊपर ये लगाया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बताऊंगा ये भी क्या होता है, बता भी रखा है तुम्हें रिलेशन फंक्शन में, फिर बता देते हैं। और पी स्क्वायर मतलब कितना हुआ 3 का स्क्वायर 9, तो 100 अपॉन में 9 प्लस पी क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27, तो यहां कितना आएगा 27। आगे क्या आएगा बताओ 100 अपॉन में 81 3 की पावर 4, अरे पी क्यूब पी स्क्वायर पी क्यूब पी की पावर 4 पी की पावर 5 ऐसे चलता जाएगा ही। अगली वाली टर्म क्या आएगी इसमें n अपॉन पी 4, फिर उससे अगली वाली टर्म क्या आएगी n अपॉन पी की पावर 5, ऐसे चलता रहेगा ये। तो देखो अब इसके आगे क्या आएगा 100 अपॉन में 243 है ना, हम यहीं तक लिख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा, इससे आगे टर्म लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी वो बताते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, फंक्शन अगर कभी नहीं भी पढ़ा है तो। एक रियल लाइन खींचो ऐसे, ये बीच में 0 ले लो 1 2 3, यहां पे ले लो -1 -2 -3 तक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है जो इस साइड में चलता है, इधर वाला। जैसे भाई हमने लिया कोई नंबर 1,
तो 1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ये क्या कहता है, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, जो भी नंबर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, वो उस नंबर से या वो खुद नंबर, अगर वो इंटीजर है तब तो ठीक है, वो आ जाएगा। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है अंदर, तो जो लेफ्ट में जितने भी नंबर बच गए ना, उनमें से सबसे बड़ा कौन है, मतलब छोटों में से सबसे बड़ा कौन है। अब मान लो मैं 1 ही लिख रहा हूं, तो 1 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या ही होता है, 1, सिंपल। क्यों, क्योंकि 1 से जितने भी छोटे इंटीजर है, 1 से छोटे इंटीजर मतलब 1 के लेफ्ट में 1 या 1 से छोटे इंटीजर कौन कौन हुए, 0, -1, -2, -3। लेकिन 1 भी खुद एक इंटीजर है, तो कहां से गिनती शुरू करेंगे, 1 से। तो 1, 0, -1, -2, -3 में सबसे बड़ा कौन हुआ, 1। अगर यहां पे ऐसे लिखता मैं 2.6, तो 2.6 के लेफ्ट में सबसे 2.6 कहां आएगा, 2 और 3 के बीच में, यहां पे है 2.6, तो इसके लेफ्ट में चलो सीधे, सबसे पहले कौन मिला, 2, फिर कौन मिलेगा, 1, फिर कौन मिलेगा, 0। तो 2, 1, 0, -1, इन सब में बड़ा कौन हुआ, 2। तो ये देखेंगे जो ब्रैकेट के जो अंदर दिया है ना, उसके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन है। तो जब 1 का केस लिया था, तो 1 पे तो 1 ही खुद इंटीजर है, लेफ्ट शुरू करने से पहले इंटीजर मिल गया। तो जब जब भी ब्रैकेट के अंदर जेड लिखा मिलेगा, जेड मतलब ये इंटीजर से सारे, तो आंसर क्या आएगा, सीधा जेड, 2 नहीं जेड। लेकिन अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल लिखा है, जैसे 3.999 लिखा है, तो 3.99 का मतलब क्या होता है, 3 और 4 के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं। लेकिन जैसे इसके लेफ्ट में चलोगे, तो सबसे पहले कौन मिलेगा, 3 मिलेगा ना, 4 तो नहीं मिलेगा। तो 3.99 का आंसर क्या आएगा, 3। 2.1 का आंसर क्या आएगा, बताओ, 2। 1.9 का आंसर क्या आएगा, 1, है ना। और 0.9 का आंसर क्या आएगा, 0। क्यों, 0.9 कहां मिलेगा, 0 से 1 के बीच में, इधर लेफ्ट में चलोगे तो पहला कौन मिलेगा, 0, तो आंसर क्या मिलेगा इसका, 0। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या कहता है, जो सबसे बड़ा है। तो देखो 100 को तुमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3 से, कितना आएगा, 33.33। तो 33.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन होगा, 33, है ना। 100 को 9 से करोगे तो कितना आएगा, 99, 11 पे जाएगा, तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो 11 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 11। 100 को करो 27 से, कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 पॉइंट समथिंग का आंसर 3। ऐसे ही 100/81 का कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो उसका आंसर 1। ये कितना आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 0 पॉइंट समथिंग का आंसर 0। उससे आगे करोगे उसका भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका भी 0। आगे कितने भी ले लो सब क्या रहेंगे, 0। तो कितनी पावर हुई। तो ये तो था भाई कि कोई 100 फैक्टोरियल में से किसी प्राइम की या किसी भी फैक्टोरियल में से किसी प्राइम निकलवाई कि कितनी बार प्राइम आ रहा है। जैसे मान लो कोई कह दे कि 250 में फैक्टोरियल में बताओ भाई 7 कितनी बार आएगा, या 7 के कितने फैक्टर्स आएंगे। तो क्या करोगे, 250/7, क्योंकि 7 प्राइम है तो फॉर्मूला लग जाएगा, 250/7 स्क्वायर, 250/7 क्यूब, प्लस चलता रहेगा। अब कब तक चलता रहेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे ये नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से क्या हो जाए, बड़ा, तो वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होगा, 0। तो 250 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, करो इससे, तो 321, कितना बचेगा, 40, 55 पे, तो कितना आया, 35 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 35 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होगा, 35। इसका कितना होगा, 5 पॉइंट समथिंग, है ना। 49 से 50 के क्लोज होता है, तो 5 पे तो 50 पे तो 5 आता, इस पे कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग, और उसका आंसर कितना आएगा, 5। और इसका कितना आएगा, 343। अब 250 को जब 343 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.23, कुछ भी आए, मान लो कुछ भी आया, तो 0.23 का आंसर कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0। तो 35 + 5 कितना हुआ, 40। तो इसमें 7 कितनी बार आएगा, 250 बार। अब मान लो आपको 250 में से अब की बार क्या निकालना है, 12 बताओ भाई कितनी बार आएगा, 12 कितनी बार आएगा। तो 12 के लिए क्या चाहिए, 2 × 2 × 3, इसकी कंबाइंड पावर कितनी आएगी वो देखनी है। तो 250 में से पहले तो कौन ढूंढो, 3, और कौन भी ढूंढो, 2। तो 3 ढूंढोगे तो क्या आएगा, 250/3 स्क्वायर प्लस 250/3 का क्यूब एंड सो ऑन। और इसमें से 250/2, 250/2 का स्क्वायर, 250/2 का क्यूब, 250/2 की पावर 4, देखेंगे जहां तक चलेगा।
ये 250 से कब बड़ा होगा, 256 आएगा तब। 256 कब आता है, 2 की पावर 4 16, 16 के बाद कौन आएगा 32, उसके बाद कौन आएगा 2 की पावर 5 है, 32 के बाद कौन आएगा 2 की पावर 6 128, और उसके बाद कौन आएगा 2 की पावर 7 256, 256 इससे बड़ा हो गया तो ये कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो आंसर 0। ये 128 होता है तो 128 का डबल करोगे कितना आएगा 256, 256 20 से बड़ा होगा 2 पे तो 1 पॉइंट समथिंग का आंसर 1। अब 32 को डिवाइड करोगे, 32 को किससे डिवाइड करना है 250 से, तो 250 को 32 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई 7 से करेंगे तो कितना आएगा 4, और 7 3 जा 21 और 1 22 है ना 224, तो इसका आंसर कितना आएगा 7 पॉइंट समथिंग, तो इसका आंसर 7। ऐसे सबके आंसर निकाल लोगे। ऐसे किसके निकालने हैं 250 को 3 से डिवाइड करके कितना आएगा भाई, ये किस पे जाएगा 8 पे, पहले तो 24 फिर 1 बचेगा 1 0 का 3, तो 83 पॉइंट समथिंग का आंसर कितना आएगा 83। ऐसे सबके आंसर निकाल के जोड़ लोगे। मान लो 83, इस 3 की पावर आई है तुम्हारे पास 17 और 2 की पावर आई है मान लो 24, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर कितनी होगी, देखो 2 की पावर कितनी है 24, तो 2 की पावर 24 को कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 12, तो 4 की पावर तो कितनी हुई 12, तो 2 की पावर कितनी है 24, तो 4 की पावर तो 12 हुई और 3 की पावर कितनी है 17। तो इसकी अगर ऐसे लिखें 4 की पावर तो 12 और 3 की पावर कितनी है 17, तो इनमें से 12 कितनी बार बन सकता है भाई इन दोनों की पावर में जितना छोटा है, देखो भाई एक 12 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बार तो 4 चाहिए, एक बार क्या चाहिए 3 चाहिए। तो जब पहली बार बनाएंगे तो एक इससे उठा लेंगे, 12 बार तो पूरा हो गया। जैसे 13वीं बार जाएंगे 3 तो मिलेगा लेकिन कौन नहीं मिलेगा 4 नहीं मिलेगा, तो सिर्फ कितनी बार 12 आएगा जितनी इन दोनों में से कम की पावर है। ऐसे मान लो आपको किसी की, मान लेते हैं आपको किसकी पावर ढूंढनी है 36 की, तो 36 से प्राइम फैक्टर करो, क्या आएंगे 2 18 फिर 2 9 3 इंटू 3। आपको इसकी पावर ढूंढनी है तो पहले 2 की ढूंढो और फिर किसकी ढूंढो 3 की। फिर ये मान लो 2 की पावर तो आई है 16 और मान लो 3 की पावर आई है 13, तो 2 की पावर 16 को तो कैसे लिखोगे 2 की पावर 8, और इसको कैसे लिखोगे 3 की पावर 12 अलग और 3 अलग, क्योंकि 13 का हाफ नहीं हो सकता। तो ये 9 की पावर तो कितनी हो जाएंगी, ये 3 की पावर 2 की पावर तो 6 और इंटू 3 मतलब 9 की पावर कितनी हुई 6। तो मान लो अगर किसी में 2 की पावर 25 है तो 4 की पावर कितनी होगी 12। किसी में 3 की पावर मान लो 19 है तो 9 की पावर कितनी होगी 19 का हाफ तो हो नहीं सकता, 19 माइनस 1 18 का हाफ कितना होगा, इसमें 9 की पावर कितनी होगी 9। ऐसे आप किसी भी नंबर में से किसी का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। तो सिर्फ आपको यही क्वेश्चन करके देखने हैं, जैसे मैं लिख देता हूं या तो 2-3 क्वेश्चन। जैसे भी मान लो 252 फैक्टोरियल में निकालो 5 कितनी बार आएगा, 125 फैक्टोरियल में बताओ 12 कितनी बार आएगा, 350 फैक्टोरियल में बताओ 7 कितनी बार आएगा। ठीक है, 250 फैक्टोरियल अपॉन में 243 फैक्टोरियल कितना आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आज करके देखने हैं, सिर्फ ये ऐसे ही, क्योंकि कल से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का परफेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो चलेगा, उससे पहले आपको ये आने चाहिए। ठीक है, थैंक यू, इसको करके देखना अच्छे से।